नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। तो आज हम लोग हिंदी में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो व्यंजन से शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, व्यंजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण को समझना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण के बिना व्यंजन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, क्योंकि व्याकरण के अंतर्गत ही व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी भाषा को क्या करते हैं? लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम लोग वर्ण विचार के बारे में देखते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं या वर्ण क्या होता है। तो भाषा की जो लघुतम इकाई होती है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात भाषा की वह लघुतम इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है या जिसको खंडित नहीं कर सकते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है कि जिसका क्षरण न हो सके, अर्थात खंडन न हो सके। ठीक है, अगला है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी में वर्णों के क्रम के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 11 स्वर होते हैं और 33 मूल व्यंजन होते हैं, बाकी अन्य वर्ण होते हैं। ठीक है, मूल वर्ण हमने इसलिए लिखा है कि इसके अतिरिक्त बाकी वर्ण को यदि हम शामिल कर लें तो पूर्ण वर्ण कितने हो जाते हैं? वो 41 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूल वर्ण की बात की जा रही है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि दिए गए ऑप्शन में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शंस में 33 लिखा है तो इसको टिक करेंगे, अन्यथा यदि 41 लिखा है तो उसको टिक करेंगे, वही सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला है व्यंजन वर्ग। तो जो वर्णमाला होता है उसमें व्यंजन होते हैं और कुछ व्यंजन से व्यंजन वर्ग का निर्माण किया गया है। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्गों की संख्या 5 होती है। हम बता दें कौन कौन सी होती है, उसका नाम देख लीजिए, आपको लिखा है सामने: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 व्यंजन वर्ग हैं और प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, यानी 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, म। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार से प वर्ग में 5 वर्ण हैं। ठीक है, इनकी टोटल संख्या जो होती है 25 होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में 5 वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इसकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या 25 हो जाती है। अब बात आती है इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानने की। ठीक है, तो क वर्ग का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि घ का उच्चारण स्थान क्या है और ऑप्शन में कंठ है, तो आप लोग उस पर टिक करेंगे, क्योंकि कंठ से ही घ वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सबको पहचान जाएंगे, क्योंकि जैसे च वर्ग है, च वर्ग के सामने लिखा ताल, यानी च वर्ग का कोई भी वर्ण रहेगा, इसको उच्चारण करेंगे तो कहाँ से ये उच्चारित होगा? तालु से होगा। कहाँ से? तालु से उच्चारित होता है। इसी तरीके से ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा हमारे मुख के भीतर जो तालु होता है, तालु का अगला हिस्सा और दांत के ऊपर का हमारा ऊपर वाला जो दांत होता है, उसके ऊपर का जो हिस्सा खुरदरा भाग होता है, उसी खुरदरे भाग को हम लोग मूर्धा कहते हैं। और यहाँ से जिन व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी
संख्या यहाँ पे दी हुई है। बाकी अन्य जैसे कि खटकोण वाला स का भी उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए उसे मूर्धन्य स कहते हैं। ठीक है, अगला है प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण जो होता है हमारे ओष्ठ से होता है, यानी कि ओठ से प वर्ग के व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं उसके बारे में पहले अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा यानी अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं इसके अर्थ के बारे में बताता हूँ कि अंतस्थ व्यंजन आखिर होता क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने में हमारे मुख के अंदर जो जीवा होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, उच्चारण जो स्थल होते हैं हमारे अंदर मुख के अंदर उच्चारण जो स्थल होते हैं उसको पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन को ही हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जाम में कभी कभी अंतस्थ व्यंजन न लिख के अर्ध स्वर व्यंजन ही लिख देता है और पूछ लेता है कि बताइए दिए गए ऑप्शन में से अर्ध स्वर क्या है। और आपने क्या पढ़ा है, अंतस्थ पढ़ा है और अर्ध स्वर के बारे में नहीं जानते हैं, तो वहां पर आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में जीवा मुख के अंदर उच्चारण जो स्थल है को स्पर्श करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। जो 25 व्यंजन वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क से लेकर म तक, इनकी संख्या भी गिनेंगे तो 25 होती है और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगर ऑप्शन में पूछे दिया हो और पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, अगर ऑप्शन में 25 है सीधा 25 पे टिक लगा देंगे। 25 पे क्या करेंगे आप, टिक लगा देंगे। यदि 27 है तो 27 पे भी आप टिक लगा सकते हैं यदि 25 ऑप्शन में न हो, क्योंकि ड़ और ड़ जो द्विगुण व्यंजन है वो भी स्पर्शीय व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से आप समझ गए होंगे, ऊष्म मतलब गर्मी होती है, गर्म होता है। जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स, श, स और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं। अगर इनको उच्चारण करके आप स्वयं देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो मित्रों मैं सबसे पहले बता दूं घोष का मतलब क्या होता है। घोष का मतलब होता है कंपन, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में हमारे जो स्वर तंत्रिकाएं होती हैं या जो स्वर तंत्री होती है उसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो उन व्यंजनों वर्णों को हम क्या कहते हैं, उन व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। यानी जो कंपन के साथ उत्पन्न होते हैं उन्हें सघोष कहेंगे और जो कंपन के बिना उत्पन्न होते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। क्या होते हैं, अघोष कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, कंपन होती है, उनमें क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। और जिनमें कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो मित्रों आपको बता दूं अघोष व्यंजन वर्ण कौन होते हैं, तो प्रत्येक व्यंजन का प्रथम और दूसरा यानी व्यंजन वर्ग कहाँ है, ये है प्रथम और दूसरा। तो क वर्ग में प्रथम और दूसरा क्या है, क और ख जो है क्या है, ये अघोष है। क और ख क्या है, अघोष है। च वर्ग में पहला दूसरा क्या है, च छ, और ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ और प वर्ग में प फ। यानी कि इनमें से 10 जो व्यंजन वर्ण है पहला और दूसरा, प्रत्येक व्यंजन का पहला दूसरा वो अघोष होते हैं। और साथ में जो ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण होते हैं स, श और स, ये क्या होते हैं, ये भी अघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। और साथ में फ भी अघोष व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, अगला है सघोष व्यंजन वर्ण। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा है। कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का क्या होता है, वो सघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। और साथ में
अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, वो भी सघोष व्यंजन वर्ण होते हैं, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में भी स्वर तंत्रिकाएं क्या होती है, स्वर तंत्रियां जो होती है झंकृत होती हैं, कंपित होती हैं, ठीक है। उसके बाद द्विगुण व्यंजन जो होते हैं, जिन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, वे भी क्या है, सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण क्या होता है, पहले मैं बता दूं, प्राण का मतलब ही होता है वायु की मात्रा, अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर इस प्रकार के हम व्यंजन वर्ण की गणना करते हैं। जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में हमारे मुख से अल्प यानी कम वायु बाहर आती है या निकलती है, तो उन व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा क्या होता है, वो अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। तथा अंतस्थ वर्ण, जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं, य, र, ल, व, जिनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। याद रखिएगा आप लोग इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है इससे क्वेश्चन। महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, उन व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के बारे में समझ लीजिए, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा, अब याद रख लेंगे कि जो महाप्राण होता है वो महान होता है, यानी बड़ा होता है। तो आप अगर याद करने का ट्रिक ढूंढेंगे तो 2 दूना क्या होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। एक तरीके से आप ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं, महाप्राण। बाकी जितने होते हैं व्यंजन वर्ग के अक्षर वो सब अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा ऊष्म व्यंजन, महाप्राण में प्रत्येक ऊष्म व्यंजन भी शामिल होता है। ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, स, श, श और ह, ये 4 व्यंजन वर्ण भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नासिक के व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वो नासिक के होता है, अर्थात जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में जो वायु नासिका से आती है, उन व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का 5वां अक्षर कौन सा है, ये ङ, य, ड़, न और म, ये 5वां अक्षर है या 5वां अक्षर कहते हैं। ये कौन से व्यंजन है, तो ये है नासिक के व्यंजन है, ठीक है, नासिक के व्यंजन है। उसके बाद आता है वर्त्स्य व्यंजन। वर्त्स्य व्यंजन किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं, जो हमारा दांत होता है, दांत का मूल हिस्सा यानी कि जड़ और ऊपर से मसूड़े का जो आरंभ स्थान होता है, आरंभ जहां से होता है, यानी कि जहां मसूड़े और दांत के मूल आपस में जुड़ते हैं, वहां से जिन व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति होती है, उन व्यंजन वर्णों को हम क्या कहते हैं, वर्त्स्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ये कौन कौन से हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो स, र, ल, न और ज, ये कौन से हैं, वर्त्स्य व्यंजन है। क्या है, वर्त्स्य व्यंजन। इसके बारे में फिर से बता देता हूं, दांत के मूल यानी दांत के जड़ और मसूड़े जहां पर आपस में मिलते हैं, वहां से जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है उन्हें वर्त्स्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से मिलकर बनने वाले व्यंजन वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त, ज्ञ और श। तो छ किससे मिलकर बना है, छ जो है क और खड़कोण वाले स से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद त्र जो है त्र है, त धन र से मिलकर त्र बना है। उसी तरीके से ज धन य से मिलकर ज्ञ बना है। स धन र से मिलकर श्र बना है, ठीक है। तो इस तरीके से संयुक्त व्यंजन
बनते हैं। ठीक है, अगला है लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में जीभ थरथरा जाती है। क्या होती है? कंपन करती है, थरथराती है। जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने पे जीभ झटके से क्या होती है? थरथराती है एक तरीके से। उन व्यंजन को, उस व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं, रॉ कहते हैं। आप रॉ बोल के देखिए, आपका जीवा जो होता है बहुत तेजी से थरथराता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लुंठित व्यंजन कहेंगे। उसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है जिस व्यंजन को उच्चारण करने में हमारी जीवा जो होती है ऊपर की क्या करते हैं? जीवा तालु को स्पर्श करती है। क्या करती है? तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों तरफ से क्या होती है? जीवा जो होती है तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों तरफ से क्या हो जाती है? निकल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन, सॉरी पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्व मतलब बगल से, यानी कि जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में हमारी जीवा जो होती है तालु को स्पर्श करती है और पार्श्व मतलब होता है बगल। पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल से निकल जाती है। उस व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसका उदाहरण है लौ। लौ कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन है। उसके बाद दंतोष्ठ की बात करते हैं। तो जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि दांत और ओष्ठ के, यानी कि निचला ओठ और ऊपर का जो दांत होता है उसके सहयोग से जिस व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति होती है, उच्चारण होता है, जिसका उच्चारण किया जाता है, उस व्यंजन वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? वो है, क्या है? वो है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप करके स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। रेड जो आइकॉन आप पे दिखेगा, सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, सब्सक्राइब ऑप्शन को आप लोग क्लिक करके बेल जो होता है उसको बजा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप लोगों के साथ गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद अगर व्यंजन का कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं बताता हूं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्योंकि आज तक हमने जितने भी एग्जाम्स देखे हैं उसमें इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।